हेलो एवरीवन। हम लोग प्रश्नमाला 3B पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रश्नमाला 3B में सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 10 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में सवाल नंबर 11 से आगे जितने भी सवाल दिए गए उन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 का ए इसमें कहता है कि 11 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी, सभी को लिखिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 का ए कह रहा है कि 11 और 20 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी को लिखिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ देखिए, हम आपको जब कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि 1 से 100 तक के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन कौन सी होती है, वो यहाँ पे हम आपको पढ़ा चुके थे। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कि 11 से 20 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिखिए। तो देखिए, 11 से 20 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है, तो यहाँ देख लीजिए। 11 तो लिखना नहीं है, 11 से 20 के बीच में पूछा है तो 11 नहीं लिखेंगे। उसके बाद कितना होता है, 13 होता है, तो यहाँ 13 को लिखेंगे। 13 के बाद देखिए 17 है तो 17 को लिखेंगे। फिर 17 के बाद 19 होता है तो 19 को लिखेंगे। और 19 के बाद 23 होता है, और 23 जो है 20 से आगे होता है। ठीक है, 23 11 और 20 के बीच में नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। यानी कि 11 और 20 के बीच में 3 अभाज्य संख्याएं होती है। कौन कौन होती है, तो 13 होती है, 17 होती है और 19 होती है। ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं जो 11 और 20 के बीच में स्थित है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको आप लिखिएगा कि 11 और 20 के बीच में स्थित अभाज्य संख्याएं, इस तरह से लिख करके और यहाँ पे आप लिख देंगे 13, 17 और 19। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 11 का बी, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, कहता है कि 100 से कम 5 लगातार भाज्य संख्याएं लिखे जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। 100 से कम और 5 लगातार आपको भाज्य संख्याएं लिखना है जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए, हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि 1 से 100 तक के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो ये होती है। अब देखिए, 2 और 3 अभाज्य संख्या है तो इसके बीच में तो भाज्य संख्या नहीं हो सकती है। फिर देखिए 3 और 5 ये अभाज्य संख्या है तो इसके बीच में जो 4 है वो क्या है, भाज्य संख्या है। तो एक ही भाज्य संख्या है, लेकिन आपसे सवाल कह रहा है कि 100 से कम आपको 5 लगातार भाज्य संख्याएं लिखना है जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए, जैसे देख रहे हैं कि 83 है और यहाँ पे 89 है। ठीक है, जैसे देखिए 83 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और इसके बाद जो अभाज्य संख्याएं होती है वो होती है 89। बाकी इसके बीच में जितने भी संख्याएं हैं वो सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। जैसे 84, 84 भी भाज्य संख्या है, 85 भी भाज्य संख्याएं हैं, 86 भी भाज्य संख्याएं हैं, 87 भी भाज्य संख्याएं हैं,
और 88 भी भाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 लगातार भाज्य संख्याएं हैं जिसके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि 100 से कम 5 लगातार भाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। वो कौन कौन से हैं? तो आप ये 5 लिख सकते हैं, 84, 85, 86, 87, 88। ये 5 लगातार भाज्य संख्याएं हैं और इसके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। ये भी उत्तर हो सकता है और भी उत्तर हो सकता है। तो एक तो उत्तर आपका ये हो गया, और भी उत्तर हो सकता है। जैसे देखिए एक है 89, ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं और 89 के बाद अभाज्य संख्याएं होती है 97। यहाँ देखिए 89 अभाज्य संख्या है और इसके बाद 97 अभाज्य संख्याएं हैं। बाकी इसके बीच में जितने भी संख्याएं हैं वो सब क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। जैसे 89 के बाद क्या होता है? 90 होता है। तो 90 भाज्य संख्या है, 91 भी भाज्य संख्या है, 92 भी भाज्य संख्या है, 93 भी भाज्य है, 94 भी भाज्य संख्या है, 95 भी भाज्य संख्या है और 96 भी भाज्य संख्याएं हैं। तो आप इनको भी लिख सकते हैं लगातार 5, जैसे 90, 91, 92, 93, 94। ये 5 लगातार आप लिख सकते हैं कि ये 100 से कम 5 लगातार भाज्य संख्याएं हैं जिसके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका ये भी उत्तर हो सकता है और इसमें से भी कोई 5 आप लिख सकते हैं लगातार, ये भी उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए, कोई भी लिख सकते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 12 क्या कहता है, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए कहता है कि 15 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह एक अभाज्य संख्या हो जाए, और उस अभाज्य संख्या को भी लिखिए। ठीक है, सवाल कह रहा है कि 15 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वो एक अभाज्य संख्या हो जाए। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 15 के बाद अभाज्य संख्या कौन होती है। तो यहाँ देखिए 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, और 13 के बाद 17 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 17। तो कह रहा है कि 15 में क्या जोड़ा जाए कि एक अभाज्य संख्या हो जाए कम से कम। तो 15 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए 19 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 15 में कितना जोड़ेंगे कि 19 हो जाएगा? तो 15 में मुझे 4 जोड़ना होगा, तब जा कर के 19 होगा। तो कह रहा है कि 15 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि अभाज्य संख्या हो जाए। तो 17 भी अभाज्य संख्या है, तो मुझे कम से कम 2 ही जोड़ना होगा। अगर 15 में 2 हम जोड़ देंगे तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। तो 4 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ज़्यादा हो गया। इससे कम भी जोड़ रहे हैं तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है। तो 12 का उत्तर क्या होगा? तो कम से कम कितना जोड़ा जा रहा है 15 में? 2। 15 में कम से कम अगर हम 2 जोड़ देंगे तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगी, और वो अभाज्य संख्या कौन सी है उसको भी लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 17। तो यहाँ पे आपका 2 उत्तर हो गया। कम से कम 15 में 2 जोड़ना होगा, तब जाकर के एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, वो है 17। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 12 को सॉल्व कर दिए। अब सवाल नंबर 13 को देखते हैं कि इसमें क्या कहता है। पहले सवाल को पढ़िए। सवाल कहता है कि 100 में कम से कम कितना घटाया जाए कि वह एक अभाज्य संख्या हो जाए, उस अभाज्य संख्या को भी लिखिए। ठीक है, यहाँ देखिए सवाल कहता है कि 100 में कम से कम क्या घटाया जाए कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 100 से कम कौन सी अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ चेक करेंगे, हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि 1 से 100 तक के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो हम यहाँ पे आपको लिख करके बता दिए थे।
तो देखिए 100 से कम कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 100 से कम है 97। ठीक है, 100 से कम 89 भी है, लेकिन 100 के ज़्यादा नज़दीक में कौन है, 97 है। आपको 97 ही लिखना होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 100 से कम जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 97। तो 100 में कितना घटाना होगा कि 97 प्राप्त हो जाए, तो 100 में कम से कम अगर हम 3 को घटा देंगे तब जा कर के 97 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वही सवाल आपसे पूछ रहा था कि बताइए कि 100 में कम से कम कितना घटाया जाए, तो 100 में कम से कम 3 घटाया जाए। ठीक है, कि वह एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए। तो आपको उस अभाज्य संख्या को भी लिखना है। तो पहला तो उत्तर हो गया आपका 3 कि 100 में कम से कम 3 घटाया जाए ताकि एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए। और वो अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो अभाज्य संख्या 97 है। तो पहला उत्तर हो जाएगा 3 और दूसरा उत्तर हो जाएगा 97। अब हम लोग सवाल नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो पहले सवाल को पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। यहाँ देखिए सवाल नंबर 14, इसमें कहता है कि 13 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह एक यौगिक संख्या हो जाए। उस यौगिक संख्या को भी लिखिए। यहाँ देखिए यौगिक संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं। ये हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यानी कि 13 क्या है, तो एक अभाज्य संख्या है। तो इस अभाज्य संख्या में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक भाज्य संख्या प्राप्त हो, और उस भाज्य संख्या को भी लिखना है। तो आप समझ गए कि यौगिक संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या भी बोलते हैं। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो देखिए सवाल नंबर 14 कह रहा है कि 13 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक यौगिक संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए कि हम आपको पढ़ा चुके हैं कि 13 कौन सी संख्या होती है, तो ये एक अभाज्य संख्या है। और इसमें कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो 13 के बाद एक संख्या होती है 14, और 14 जो होती है वो भाज्य संख्या होती है, यौगिक संख्या होती है। ठीक है, तो 13 में अगर हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 कैसी संख्या है, तो यह एक यौगिक संख्या है, यानी कि भाज्य संख्या है। यौगिक संख्या को भाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो यौगिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 13 में कम से कम हम कितना जोड़े, 1 जोड़े। तो 13 में 1 अगर हम जोड़ दिए तो एक यौगिक संख्या प्राप्त हुआ यहाँ पे। वो कौन सी यौगिक संख्या है, 14। ठीक है, तो ये भी आपका उत्तर हो गया ये दोनों। अब देखिए सवाल नंबर 15, इसमें कहता है कि 97 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह एक यौगिक संख्या हो जाए। यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्या हो जाए। उस यौगिक संख्या को भी लिखिए। ठीक है, सवाल नंबर 15 कहता है कि 97 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक यौगिक संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ देखिए 97 कैसी संख्या है, तो 97 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या है 97। और 97 के बाद फिर होता है 98, 99, 100। तो ये सब जो संख्या आप देख रहे हैं 98 यह एक यौगिक संख्या है, फिर 99 भी यौगिक संख्या है। तो 97 में कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो देखिए 97 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 98 हो जाएगा। तो यह एक यौगिक संख्या है। फिर 97 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 99 हो जाएगा। तो ये भी एक यौगिक संख्या है। तो कम से कम कह रहा जोड़ने के लिए, तो अगर हम कम से कम यानी कि 1 ही अगर जोड़ रहे हैं तो मुझे एक यौगिक संख्या प्राप्त हो रही है। तो 2 जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम जितना जोड़ना है वही फ़ायदा होगा। तो देखिए 97 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा कितना, 98। और 98 क्या है, यौगिक संख्या है। तो पहला उत्तर आपका 1 हो जाएगा और दूसरा उत्तर हो जाएगा 98।
यानी कि 97 में कम से कम अगर हम 1 जोड़ेंगे तो एक यौगिक संख्या प्राप्त होगी 98। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कहता है, पहले इसको पढ़ लीजिए। सवाल कहता है कि 23 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि ठीक अगली अभाज्य संख्या मिले। यहाँ देखिए सवाल कहता है कि 23 में, 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और इस अभाज्य संख्या में कितना जोड़ा जाए कि ठीक इसके आगे वाली अभाज्य संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखिए कि 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और इस ठीक इसके आगे वाली अभाज्य संख्या कौन सी है, 29 है। 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 29 होती है। ठीक है, यानी कि मुझे 29 प्राप्त करना है। तो 23 में कम से कम कितना जोड़ना होगा कि 29 हो जाए। तो 23 में अगर हम कम से कम 6 जोड़ देंगे तो इस अभाज्य संख्या के ठीक आगे वाली अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 6। यानी कि इस संख्या में अगर हम कम से कम 6 जोड़ देंगे तो इस अभाज्य संख्या के ठीक आगे वाली अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो उत्तर हो जाएगा आपका 6। अब देखिए सवाल नंबर 17, इसमें कहता है कि सिद्ध करे कि पहला 28 और दूसरा में 496 संपूर्ण संख्याएं हैं। संपूर्ण संख्या क्या होती है, पहले तो आपको ये समझना होगा। तो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब इस प्रश्नमाला का पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि संपूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, मतलब वो क्या होती है। ठीक है, यहाँ देखिए संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर, ये क्या होती है इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो अगर ये वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि संपूर्ण संख्या क्या होती है। फिर आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ फिर भी हम आपको हिंट दे देते हैं कि संपूर्ण संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। कोई भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उस संख्या का पहले हम जितने भी गुणनखंड है उन सभी गुणनखंड को लिख लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 6 का गुणनखंड होता है 1, 2, 3 और 6। फिर क्या करेंगे, ये जितने गुणनखंड है इन सभी को जोड़ देंगे, जोड़ के देखेंगे कितना आता है। अगर इस संख्या के दोगुना आता है तो हम कहेंगे कि ये जो संख्या है एक संपूर्ण संख्या है। तो देखिए 12 आया था, यानी कि 6 का दोगुना, इस संख्या का दोगुना, तो ये एक संपूर्ण संख्या है। तो इसी तरह से आपको दिखाना है, जो सवाल में दिया गया है 17 का पहला जैसे कि 28, तो कह रहा है कि सिद्ध करिए कि 28 एक संपूर्ण संख्या है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, उस संख्या का यानी कि 28 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर सभी को जोड़ देंगे और उसका दोगुना दिखा देंगे। दोगुना अगर आता है तो फिर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। सवाल नंबर 17 का पहला, यहाँ लिखेंगे कितना सवाल में दिया गया है, 28। ठीक है, तो 28 का पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ देखिए 28 कौन कौन सी संख्या से कटता है, 28 1 से कट जाएगा, 28 2 से कट जाएगा। ठीक है, और कौन सी संख्या से कटता है 28 देख लीजिए, 28 देखिए 4 से भी कट जाएगा, 28 7 से भी कट जाएगा, 28 14 से भी कट जाएगा, और 28 28 से भी कट जाएगा। यानी कि 28 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 7, 14 और 28। इन सभी संख्याओं से 28 कटता है, तो ये सब के सब क्या हुआ, गुणनखंड हो गया। अब क्या करेंगे, जितने भी गुणनखंड है इन सभी को जोड़ेंगे, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। देखिए जितने भी गुणनखंड है इन सभी को हम जोड़ दिए। अब जोड़िए कि इसको जोड़ने पे कितना आता है, तो जब इन सभी को आप जोड़ेंगे तो ये होगा 56। ठीक है, 56 को हम लिख सकते हैं 2
गुना 28। 56 लिखिए, चाहे आप इसको 2 गुना 28 इस रूप में लिखिए, दोनों बराबर है। देखिए 28 को जब गुना करेंगे 2 से तो 56 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं जो संख्या दी गई है उस संख्या का 2 गुना है जो इसका गुणनखंड है। तो यही आपको इस तरह से दिखाना था, हम यहाँ पे दिखा दिए कि इस संख्या का 2 गुना है गुणनखंडों का योग। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, संपूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिद्ध हुआ, यानी कि हम ये सिद्ध करके दिखा दिए हैं कि इस संख्या का जितने भी गुणनखंड हैं उन सभी का योग इस संख्या का 2 गुना है। तो इसी तरह से आपको सिद्ध करके दिखाना था। तो पहला हो गया। सवाल नंबर दूसरा, इसमें आपको एक संख्या दिया गया है 496। तो हम क्या करेंगे, पहले इस संख्या का जितने भी गुणनखंड हैं उन सभी गुणनखंडों को लिख लेंगे। तो देखिए 496 1 से कट जाता है, तो ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया इसका। फिर ये 2 से भी कट जाएगा 496, तो ये भी गुणनखंड होगा। फिर ये 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 31 से कट जाएगा, फिर 62 से कटेगा, फिर 124 से कट जाएगा, फिर 248 से कट जाएगा और फिर 496 से कट जाएगा। आप इसका गुणनखंड का निकाल करके देख लीजिएगा, ये सब गुणनखंड आएगा। ठीक है, गुणनखंड कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए हैं कि 496 के जितने भी गुणनखंड है वो सब ये है। ठीक है, अब देखिए जितने भी गुणनखंड है इन सभी गुणनखंडों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 8 जोड़ 16 जोड़ 31 जोड़ 62 जोड़ 124 जोड़ 128 जोड़ 124 के बाद 248 है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 248 जोड़ 496। मतलब जितने गुणनखंड है इन सभी गुणनखंड को हम क्या किए, जोड़ दिए। अब इन सभी को जोड़ करके देखिए कि कितना आता है। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका योगफल आएगा 992। 992 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 496। 496 को जब आप गुना करेंगे 2 से तो 992 हो जाएगा। तो आप 992 लिखिए, चाहे इसके स्थान पे आप 2 गुना 496 लिखिए, दोनों क्या है, बराबर है। तो देखिए संपूर्ण संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के, जो संख्या दिया गया है उस संख्या के 2 गुना हो। तो हम यहाँ पे सिद्ध करके भी आपको दिखा दिए। ठीक है, कि इसका जो गुणनखंड है, इसका गुणनखंड का योग जो है इस संख्या के 2 गुना है। तो यही आपको दिखाना था। ठीक है, और दिखा भी दिए हैं, और यहाँ पे अंत में लिखेंगे कि ये सिद्ध हुआ। हमने सिद्ध करके भी दिखा दिया।